22 नवंबर 1993 ये वो दिन था जब एक 16 साल का लड़का अपने ही घर से मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि वो कुर्सी से बंधा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कुर्सी से बांधकर थोड़ा बहुत मारा भी गया हो। और अब उनके आसपास के जो पड़ोसी लोग थे उनके घर पे विजिट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके घर पे वो आते हैं तो उन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि उस लड़के की माँ, भाई और पिता को किसी ने बेरहमी से मार दिया है, जिसके चलते उनका पूरा घर रक्त से रंगा हुआ था। फिलहाल तो उन लोगों ने उस लड़के को उसके कुर्सी से बंधन से आजाद किया। फिर पुलिस मौके पे आती है। पुलिस वाले भी जब उसके घर पे विजिट करते हैं तो वो दृश्य देख करके वो भी हक्की बक्की रह जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले उस लड़के से पूछताछ करने की कोशिश करती है। हालांकि वो लड़का काफी डरा हुआ और सहमा सा था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उससे सवाल किया कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ, क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है। फिर लड़के ने जवाब दिया कि अचानक से रात को कुछ लुटेरे घर में घुस आए थे, जो कि घर के कीमती सामान को लूट कर तो ले गए, लेकिन साथ में मेरे माँ और पापा भाई को भी बेरहमी से मार कर चले गए, और उससे पहले मुझे कुर्सी पे बांधा और मार पिटाई की, फिर उसके बाद भाग गए। अब ये बयान सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान थे और यहाँ पे काफी सवाल भी खड़े हो रहे थे, जो कि शायद आपके मन में भी आ रहे होंगे कि अगर लुटेरे घर में घुस के 3 लोगों को मार सकते हैं तो उस लड़के को सिर्फ कुर्सी से बांध करके थोड़ा बहुत ही क्यों मारा और उसे ऐसे ही जिंदा छोड़ करके क्यों चले गए। शायद वो नाबालिग था या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। यकीन मानो इसके पीछे की जो कहानी सामने आई थी उस समय, यानी कि 1993 के दशक में कोलकाता के दमदम शहर के हर एक घर में दहशत का माहौल बन गया था। वैसे ये घटना हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख भी देती है, और वो सीख क्या होने वाली है ये आप सभी मुझे वीडियो के एंड में कहानी सुनने के बाद कमेंट करके बताओगे। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है कोलकाता के दमदम शहर में एक शुभम नाम के अपार्टमेंट से, जिसके चौथे फ्लोर पर एक परिवार रहा करता था। और ये परिवार संबल बरोई का था, जिसके 2 लड़के थे, सजल बरोई और कजल बरोई। उसकी एक पत्नी नियुति बरोई भी थी। दरअसल संबल बरोई ने 2 शादी की थी। उसकी दूसरी पत्नी मीनाती बरोई थी, और जब मीनाती बरोई से सजल नाम का लड़का होता है तो वो उसे छोड़कर अपने पहले बेटे कजल बरोई और पत्नी के साथ रहने के लिए चला जाता है, यानी कि मीनाती बरोई को अकेला छोड़ जाता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और अभी तक सजल अपनी सगी मां के साथ ही पल बढ़ रहा था। और ऐसे ही जब 8 साल हो जाते हैं, यानी कि जब सजल 8 साल का हुआ तो उसके पिता संबल बरोई फिर से उसके घर पे आती है, यानी कि अपनी दूसरी पत्नी मीनाती बरोई के, और सजल को अपनी सगी मां से अलग करके अपने साथ लेकर के शुभम अपार्टमेंट चले जाते हैं। और अब सजल अपने सौतेले भाई और सौतेली मां के साथ रहने लगता है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल ही थी। और देखा जाए तो 8 साल की कम उम्र से ही बच्चे लगभग काफी कुछ समझने लग जाते हैं कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, मतलब समझ में तो आने ही लग जाता है। और जो कि सजल को भी सब कुछ समझ में आ रहा था कि पहले तो उसके पिता ने उसके पैदा होते ही उसकी मां यानी कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और मैं 8 सालों तक सिर्फ अपनी मां के साथ ही रहा। और जब 8 साल का हुआ तो मुझे मेरी अपनी सगी मां से अलग कर दिया गया और मेरी मां को अकेला छोड़ दिया गया। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसे ही घूमती रहती थी, पर वो कभी भी इन बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, और बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। और अब सजल बेचारा उसी सौतेली मां और सौतेले भाई के साथ रहने लगा था, जहां पर उसे वो प्यार नहीं मिल पा रहा था जो कि उसे अपनी सगी मां से मिलता आ रहा था। और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे कि उसके बड़े भाई का हर एक वो सामान, खिलौने, कपड़े, किताबें और वो सारे सामान जो कि वो इस्तेमाल कर चुका होता था या फिर छोड़ चुका होता था, और वही सब कुछ सजल बरोई को दिया जाता था। यहां तक कि उसके खुद के पिता भी उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे थे, और इसीलिए उसे और भी ज्यादा ये बुरा लग रहा था और अंदर ही अंदर उस दुख को पीता जा रहा था। और इसी तरह से समय बीतता चला गया और अब वो एक कॉलेज का विद्यार्थी बन गया। वैसे सजल एक अच्छा पेंटर भी था, जो कि अच्छी पेंटिंग वगैरह बना लिया करता था। वैसे उसके काफी सारे दोस्त भी थे, लेकिन उन्हीं दोस्तों में से उसके 5 ऐसे दोस्त भी थे जो कि उसके बहुत करीब थे, और वो
सजल के बारे में सब कुछ जानते थे, पर बेचारा सजल कर भी तो क्या सकता था। वो जैसे तैसे ऐसे ही दिन गुजारता चला गया और अब वो दिन भी आता है जिस दिन सजल की पूरी जिंदगी बदल जाती है और पूरे परिवार की भी, यानी कि 22 नवंबर 1993। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही इस दिन के बारे में बताया था कि कैसे सजल के पिता और भाई उसकी सौतेली मां को लुटेरे आते हैं और उसे खत्म करके चले जाते हैं। और ये बात पुलिस वालों को सजल बता रहा होता है। सजल ने कहा कि घर में कई लोग घुस आए, उसके हाथों में तेज धार वाले हथियार थे, मुझे कुर्सी पे बांध दिया और काफी मारा भी, पर पता नहीं क्यों मुझे जिंदा छोड़ करके चले गए। काश मुझे भी खत्म कर देते तो अच्छा होता, इतना बड़ा दुख का बोझ तो नहीं उठाना पड़ता। सजल रो रो करके ये बातें बता रहा था। पुलिस भी उस लड़के का दुख समझ रही थी, पर पुलिस बेचारी भी क्या कर सकती थी सिवाय अपराधी के पकड़ने के। फिलहाल तो अब उन सबके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में अभी फिलहाल तो कुछ भी हाथ में नहीं लगा था, लेकिन घर में लूटपाट हुई थी, ये बात कंफर्म हो गई थी। इसी के साथ एक और खास बात सामने आती है कि जब वो घर में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि खाने के टेबल पे कुछ प्लेट सजी हुई है जो कि जूठे थे, और साथ में ही वहां पे कुछ पैसे रखे हुए थे जो कि ऐसा लग रहा था कि वो टिप के तौर पे रखी हुई हो। और ये बात अपने आप में काफी अजीब थी कि अगर कोई व्यक्ति घर में खाना चुरा करके खाता है तो उसके बदले में वहां पर वो पैसा भी रख देता है। एक और बात पुलिस वालों ने तब नोटिस करी थी जब वो उनके घर पे उसी हालात में पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा था कि घर के सभी मेंबर को तो बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है, लेकिन सजल को कुर्सी पे बांध के ही ऐसे क्यों छोड़ दिया गया। उसके शरीर पे थोड़े बहुत ही चोट के निशान थे और ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा था। और तब ही पुलिस वालों को सजल पर शक हो चुका था, लेकिन उस समय फिलहाल एक्शन इस बात पे नहीं लिया गया क्योंकि पहले आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी थी और कुछ और जानकारी जुटानी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इसीलिए अब सजल पर ही पूरा शक का दायरा घूम जाता है और उसे हिरासत में लिया जाता है, जिसके बाद उससे पूछताछ करी जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि सन 2000 से पहले 16 साल की उम्र तक ही नाबालिग माने जाते थे, लेकिन सन 2000 में इसका संशोधन करके 16 से बदल करके 18 साल की उम्र कर दी गई। और उस समय यानी कि 1993 में सजल 16 साल 11 महीने 7 दिन का हो चुका था। इसका मतलब वो टीनेजर की एज क्रॉस कर चुका था और इसीलिए पुलिस वाले अब उससे थोड़ी सख्ती से भी पेश आते हैं। परिणाम स्वरूप यह होता है कि सजल टूट जाता है और वह सारी सच्चाई बयान करना शुरू कर देता है। सजल पुलिस वालों को सब कुछ बताता है कि आखिरकार उसने इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया और कैसे। क्यों का जवाब तो हम सबको हालांकि पता ही है कि उसकी परवरिश कैसे हुई थी और किस तरीके से वो अपनी मां से बिछड़ करके सौतेली मां और अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगा था। उसके पिता उसकी सगी मां का अधिकार छीन करके सारा सुख सौतेली मां को ही दे दिया था। इसी के साथ उसने यह भी बताया कि जब वो अपनी सौतेली मां और भाई के साथ रह रहा था तो उन्होंने कई बार जलती हुई सिगरेट, यहां तक कि कपड़े प्रेस करने वाले आयरन को गर्म करके उसके शरीर पे दागा गया था। कहने का मतलब यहां पर साफ था कि सजल के साथ उसकी सौतेली मां और सौतेला भाई काफी बुरा व्यवहार करते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टॉर्चर भी करते थे। पर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप लोग जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हो और मुझे देखना पसंद भी करते हो, सो उसी तरीके से अब मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लो, क्योंकि बहुत ही जल्द इस पे वीडियो पोस्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर दिया है। बाय द वे, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज यार लाइक कर दो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सजल के 5 बहुत ही करीबी दोस्त थे जो कि सजल की हिस्ट्री को अच्छे से जानते थे और वो हर एक काम को करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए 22 नवंबर 1993 ये वो दिन था जब सजल अपने उन्हीं बाकी 5 दोस्तों के साथ मिलकर के मार्केट से घटना को अंजाम देने के लिए कुछ सामान खरीद करके लाता है, जैसे कि तेजधार चाकू, रस्सी, ग्लव्स इत्यादि। और अब शाम होने का इंतजार करने लग जाते हैं। शाम के तकरीबन 7:30 बजने को थे और सजल की सौतेली मां घर पे बैठ करके टीवी देख रही होती है और उसी दौरान सजल के वो बाकी 5 दोस्त घर में घुस आते हैं। हाथों में वही हथियार लिए थे, जिसे देख करके उसकी मां डर जाती है और डर के मारे कुछ भी आवाज तक नहीं निकाल पाती है।
जिसके बाद उसकी मां को उसी के रूम में लेकर के जाते हैं और मुंह पे कपड़ा बांध करके कुर्सी पे बिठा करके बांध दिया जाता है। जिसके बाद सजल का भाई भी घर आ जाता है और उसे भी दबोच करके उसी के रूम में कुर्सी पे बिठा करके ठीक उसी तरीके से बांध दिया जाता है। और अब इंतजार था तो उसके पिता के आने का। अभी इंतजार का समय चल ही रहा था कि इसी दौरान घर में जितने भी महंगे सामान थे, जेवरात पड़े हुए थे, उन सभी को कलेक्ट करके एक जगह पे रख लिया जाता है। और उसके बाद पिता भी समय रहते घर पे आ जाते हैं और जैसे ही वो घर पे आते हैं तो सभी मिलकर उस पे अटैक करते हैं और ठीक उसी तरीके से उसी के रूम में ले जा करके कुर्सी पे बांध दिया जाता है। और अब समय था तो उन सभी को खत्म करने का। पहले तो अपनी सौतेली माँ के रूम में वो जाता है और पीछे से जा करके अपनी सौतेली माँ का गला दबाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए उसे सुला देता है। और अब बारी थी तो उसके बड़े भाई कजल बरोई की। उसके साथ भी सजल और उसके बाकी के दोस्त मिलकर के पीछे से उसका गला दबा रहे थे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो हमेशा के लिए शांत नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अब गुस्साया सजल मार्केट से लाया हुआ वो खंजर निकाल करके अपने सौतेले भाई के शरीर पर बिना रुके वार करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका बड़ा भाई भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इसी तरीके से वो अपने पिता को भी खत्म करता है। पहले गला दबाता है, जब बात नहीं बनती तो उसे भी चाकू से गोद करके खत्म कर देता है। हालांकि ऐसा करते वक्त जो उनके कपड़े खराब हुए थे और साथ में जो खंजर वगैरह थे, पहले तो उन्हें वो अच्छे से साफ करते हैं। और ये सब करते करते रात काफी हो चुकी थी, तकरीबन रात के 1:30 से 2 बज रहे थे। और अब उन लोगों ने दोपहर से लेकर के उस समय तक कुछ भी खाना पीना नहीं खाया था, इसीलिए उन सबको काफी भूख लग चुकी थी। और अब खाने की तलाश में जब उन्होंने फ्रिज को खोल करके देखा तो देखा कि कुछ वहां पे मिठाई वगैरह पड़ी हुई है, खाना पीना भी था। तो उन सबको निकाल कर पहले टेबल पे सजाते हैं और पास में ही वो खंजर भी रख लेते हैं और उसके बाद वो खाना शुरू करते हैं। खाना खत्म करने के बाद सजल ही होता है जिसने कि वहां पे टिप के तौर पे पैसे रख दिए थे, यानी कि खाने की जितनी भी कीमत बनती थी वहां पे वो सारा पैसा रख दिया था। और जो पुलिस वालों को उस समय के अंतराल में वहां पे पड़े हुए पैसे मिले थे वो सजल ने ही रखे थे। इसके जवाब में सजल ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब वो टीवी वगैरह देखा करता था उसने एक शो में देखा था जहां पे चोर घर में घुस आता है और खाना चुरा करके खाता है, जिसके बदले में वो खाने की कीमत वहीं टेबल पे रख देता है। और ऐसा उसने कूल बनने के लिए किया था। खैर, अब उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त को सजल कहता है कि तुम इन महंगे सामान और जेवर को लेकर के यहां से चले जाओ। और ठीक उसका एक दोस्त वहां से चला जाता है। और अब सुबह होने ही वाली थी, लेकिन सजल के प्लान के मुताबिक अभी एक और इंपॉर्टेंट काम करना बाकी था, और जो कि सजल को कुर्सी पे बांध के उसको लप्पड़ थप्पड़ लगाने थे। ठीक वैसा ही उसके दोस्तों ने किया, उसे कुर्सी पे बांधा और उसकी भी थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी, ताकि देखने में ऐसा तो लगना चाहिए ना कि सजल के साथ भी मार कुटाई हुई है। और ये सब करने के बाद सजल के दोस्त वहां से चले जाते हैं और अब सजल अपने ही घर में कुर्सी पे बंधा हुआ था और वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि सुबह होने ही वाली थी और जब अगली सुबह हो जाती है तो सजल जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है, जिसके बाद घर में पड़ोसी भी आते हैं। उसके आगे क्या होता है ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके आगे सजल के साथ क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सजल की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। ये कहानी थोड़ी और आगे तक जाती है। सजल ने जब अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था तब उसने यह भी बताया था कि मुझे इस बात का कोई भी गम नहीं है और ना ही कोई पछतावा। इसी के साथ जब उनके 5 दोस्तों को भी उठाया जाता है तो उन्होंने भी यही बयान दिया था कि हमने जो भी कुछ किया है हमें उसका कोई भी अफसोस नहीं है। इनफैक्ट सजल के साथ जो भी कुछ गलत हो रहा था हमने तो उसे सही करने में सजल की बस मदद की है। और ये सब करने के पीछे की एक और वजह यह भी थी कि ये सब करने के बाद, यानी कि सजल सबको खत्म करने के बाद सजल खुद वो सभी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वो समय रहते ही पकड़ा गया था। जिसके बाद सजल के ऊपर मुकदमा चलता है और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, यानी कि सन 1995 में इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, पर फाइनल वारंट जारी नहीं हो सका था। जिसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1997 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट को एक नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद न्यायाधीश ने आगे की कार्रवाई करते हुए मृत्युदंड को घटा करके आजीवन कारावास कर दिया और आगे की सजा काटने के लिए उसे दमदम सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। फिर कुछ समय बाद ही उसे मिदनापुर जेल में भेज दिया जाता है,
जहां पर ठीक 2001 में उसकी किडनी में दर्द होना शुरू होता है, जो कि ये सिर्फ सजल का एक नाटक ही था। फिर उसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और उसकी निगरानी में उन 2 कांस्टेबल को वहां पे ड्यूटी पे लगाते हैं, जिसके साथ सजल अक्सर जेल में बियर पार्टी कर लिया करता था और अब वो हॉस्पिटल में भी ठीक वैसा ही करता है। उसने अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में कुछ बियर वगैरह अरेंज करवा लिए थे और बियर पार्टी के रूप में उन दोनों कांस्टेबल को भी वो बियर पिलाता है, जिसमें कि नींद की गोलियां मिली हुई थी। और जब उन गोलियों का असर उन पर होता है तो वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और भागने के बाद वो सीधा मुंबई चला जाता है। मुंबई जाकर वहां पर उसने काम धाम करना शुरू किया, थोड़ा समय बिताया और समय थोड़ा बिताने के बाद उसने एक लड़की से वहीं पे शादी कर ली और शादी के बाद थोड़ा समय बीतते ही उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। फिर वो वापस कोलकाता ही चला आता है, जहां पे आने के बाद वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ अपनी बीवी को छोड़ देता है और बहुत ही कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए फिर से ही क्राइम की दुनिया में कदम रख देता है। शुरू में वो किसी छोटे मोटे गैंग को ज्वाइन कर लेता है, जहां पे वो चोरी डकैती वगैरह करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो चोरी चकारी करते हुए 2003 में फिर से पकड़ा जाता है और अब फिर से उसे उसी जेल में डाल दिया जाता है जहां पर वो आखिरी बार कैद था। हालांकि कोलकाता जब वो वापस आया था तो उसने सजल से नाम बदल कर शेख राजू रख लिया था, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो जेल में उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि ये कोई शेख राजू नहीं बल्कि सजल बरोई है। और शायद आपको पता ही होगा कि पहले के टाइम पे उम्र कैद की सजा सिर्फ 14 साल ही मानी जाती थी, तो उस हिसाब से 1993 से लेकर के 2001 तक और 2003 से लेकर के 2010 तक सजल ने 14 साल से भी ज्यादा सजा काट ली थी। और इन सालों में सजल के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था, वो काफी अच्छा व्यवहार करने लगा था और जेल में रहते हुए भी अपनी हॉबी को फॉलो करता था, पेंटिंग वगैरह बनाया करता था। और समय बीतने के बाद जब 2010 आता है तो उसे जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाता है, लेकिन सजल ठहरा आदत से मजबूर। वो रिहा होने के बाद फिर से वही चोरी डकैती करना शुरू कर देता है और इन्हीं छोटे मोटे क्राइम में वो फिर से दोबारा पकड़ा जाता है। हालांकि उसके बाद वो फिर आजाद हो गया था और यहीं पे सजल बरोई की कहानी का अंत हो जाता है। वैसे अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इससे क्या सीख लेते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। वैसे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी इस कांड के बारे में पता चल सके। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और अगली क्राइम की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।